तारीख 14 दिसंबर, समय शाम के तकरीबन 7:30 बज रहे थे। प्रियंका गांधी का पहला भाषण सबसे ज्यादा चर्चाओं में रहा और सबसे ज्यादा देखा भी गया। सारे बिजनेस, सारे संसाधन, सारी दौलत, सारे मौके एक ही व्यक्ति को सौंपे जा रहे हैं। लेकिन संसद के इस शीतकालीन सत्र में हर बार की तरह सबसे आखिरी में प्रधानमंत्री आए और सभी विपक्षियों को धोकर निकल गए। सबसे आखिरी में बोलने का एक फायदा यह भी है कि आपके झूठों का काउंटर करने के लिए किसी के पास मौका नहीं होता, लेकिन मेरे पास तो है। प्रधानमंत्री के भाषण के एक एक झूठ का पर्दाफाश सबूतों के साथ लेकर मैं हाजिर हूं। ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा देने, ओबीसी एससी एसटी आरक्षण का हनन करने से लेकर आदिवासियों के अधिकारों की बड़ी बड़ी लफाजियों का सच, फैक्ट्स एंड फिगर्स के इस एपिसोड में आई विल एक्सप्लेन। नमस्कार, मैं हेमंत और आप मॉलिटिक्स देख रहे हैं। प्रधानमंत्री अपने भाषण के शुरू में बात करते हैं सबका साथ सबका विकास की। वो सिर्फ इसे एक स्लोगन ही नहीं कहते, बल्कि इसे आस्था का विषय बताते हैं। हर समाज को विकास का लाभ मिले, सबका साथ सबका विकास हो। लेकिन एक मिनट, ये कैसी आस्था है जो सिर्फ देश के कुछ वर्गों तक ही सीमित रह गई है? मोदी जी को बताना चाहता हूं कि आपकी इस आस्था की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं सरेआम। हो सकता है आपको खबर ना लगने दे रहे हैं वो आपके अधिकारी, लेकिन सच तो आपको देखना पड़ेगा। सबका साथ सबका विकास की गोली से संभल में दंगा हुआ और बेकसूर लोगों की जान चली गई। अलग अलग मीडिया की खबरों में अलग अलग आंकड़ा था। कोई 3 मौतें बता रहा था तो कोई 5। संभल ही नहीं, मध्य प्रदेश में जिन 2 बच्चों ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उन्हें एक गुल्लक भेंट की थी, ईडी ने उनके माता पिता को प्रताड़ना देना शुरू कर दिया। जिसके बैंक में 3 लाख रुपए थे, उसके घर जाकर उससे कहा जा रहा था कि अपने बच्चों को बोलें कि बीजेपी ज्वाइन करें, राहुल गांधी के खिलाफ वीडियो बनाकर पोस्ट करें, वरना ऐसे ऐसे केस लगाए जाएंगे कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनकर भी तुम्हें बचा नहीं पाएगा। इतना सब कुछ सहन करने के बाद उन बच्चों के माता पिता ने खुद का जीवन खत्म कर लिया। मासूम बच्चे अनाथ हो गए। आपने एक शब्द उन बच्चों के लिए नहीं कहा। कैसा सबका साथ सबका विकास मोदी जी? संसद में दिए गए अपने भाषण में आपने ये भी कहा कि आने वाले दशकों में हमें इस बात पर विचार करना चाहिए कि हमारा लोकतंत्र किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। हमें इस बात पर विचार करना चाहिए कि क्या परिवार आधारित राजनीति से हमारे लोकतंत्र को कोई नुकसान पहुंचा है। क्या इस देश में योग्य नेतृत्व का अवसर मिलना चाहिए? नहीं। जिनके परिवार में कोई राजनीति में नहीं है, क्या उनके लिए दरवाजे बंद हो जाएंगे? क्या देश को, लोकतंत्र के स्पिरिट को परिवारवाद ने गहरा नुकसान किया है कि नहीं किया है? सभी राजनीतिक दलों को जिनकी नींव एक परिवार पर आधारित नहीं है, उन्हें हमारे युवाओं के उत्थान के लिए एक साथ आना चाहिए। देश की राजनीति को ताजी हवा, नई ऊर्जा की जरूरत है। बहुत अच्छी बात कही आपने राजनीतिक पार्टियों में नेपोटिज्म या परिवारवाद खत्म करने की बात कहकर दिल जीत लिया। एक दिल है, कितनी बार जीतिएगा मोदी जी? सवाल यह है कि परिवारवाद अगर खत्म हो गया तो बीजेपी क्या बच पाएगी? भाजपा में परिवारवाद की ये लिस्ट यूं तो काफी लंबी है, लेकिन पार्टी के कुछ बड़े बड़े नेताओं के परिवारवाद की एक झलक हम आपको दिखा रहे हैं। बांसुरी स्वराज सुषमा स्वराज की बेटी हैं, नई दिल्ली से भाजपा सांसद। राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह नोएडा से भाजपा विधायक। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री पीके धूमल के बेटे अनुराग ठाकुर भाजपा सांसद और कैबिनेट मंत्री। यूपी के पूर्व सीएम और राजस्थान के राज्यपाल कल्याण सिंह के बेटे राजवीर सिंह, कल्याण सिंह के ही पोते संदीप सिंह, पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा के बेटे जयंत सिन्हा, राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत राजे, और इस फहरिस्त में तमाम वो मंत्री, सांसद और विधायक जो परिवारवाद की देन है। वीडियो पॉज कीजिए और इस चार्ट को अच्छे से देखिए। यही सब लोग परिवारवाद की देन हैं और यही सब भाजपा में उच्च पदों पर काबिज हैं। अब इसमें मोदी जी कौन से नए युवा को आपने मौका दे दिया या उसे मंत्रालय दे दिया? आपकी एनडीए की सहयोगी पार्टियों में भी घनघोर परिवारवाद चल रहा है। चिराग पासवान से लेकर जयंत चौधरी तक। 7:36 पर आपने लोकतंत्र के मंदिर में खड़े होकर कहा कि वाजपेयी की सरकार से पहले देयर वाज नो सेपरेट मिनिस्ट्री फॉर ट्राइबल्स। जनजातीय मंत्रालय नहीं था, यानी मिनिस्ट्री फॉर ट्राइबल्स बीजेपी की देन है और बीजेपी आदिवासी हितैषी पार्टी है। ओके, जो दर्शक आदिवासी लोगों से परिचित हैं वो समझते होंगे कि भारत में जितनी भी ट्राइब्स हैं वो सब किसी भगवान में नहीं मानते। उनका ईश्वर एक है और वो है ये नेचर,
पर्यावरण, प्रकृति। तो 2022 से पेड़ों की कटाई और हसदेव में कोयला खनन को बढ़ावा देने के खिलाफ रायपुर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। आपकी सरकार ने पूरा जंगल अडानी को सौंप दिया है, लाखों पेड़ कटवाए जा रहे हैं। आपके बनाए हुए जनजाति आयोग ने भी अपनी जांच में मान लिया है कि ग्राम सभा ने इस खनन की मंजूरी नहीं दी थी, लेकिन अधिकारियों ने अडानी के लिए फर्जी मंजूरी करवा दी। द शूद्रा के पास जनजाति आयोग की रिपोर्ट के वे पन्ने भी हैं जिनमें दिखाया गया है कि किस तरह ग्राम सभा की फर्जी मंजूरी ली गई थी। जो आदिवासी प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन्हें लाठी डंडों से मारा जा रहा है। आपकी यूपी सरकार ने भी कांवड़ियों के लिए कॉरिडोर बनाने के लिए 1 लाख पेड़ कटवा दिए हैं। अब इतना सब कुछ हो रहा है प्रकृति के खिलाफ, लेकिन आपका जनजातीय आयोग खामोश है। ऐसे जनजातीय आयोग का क्या काम? महामहिम राष्ट्रपति भी आदिवासी हैं, लेकिन फिर भी आदिवासियों पर हो रहे अत्याचारों के मामले बढ़ रहे हैं। जनजातीय आयोग कार्रवाई में कमी कर रहा है। पिछले साल जनजातीय मामलों के मंत्री विश्वेश्वर ने पिछले 3 सालों में देश में आदिवासियों के खिलाफ हुए अत्याचारों और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग NCST द्वारा की गई कार्रवाई यानी निपटाए गए मामलों से जुड़े आंकड़ों को सदन में रखा था। तो पता चला आदिवासियों के खिलाफ अत्याचारों को लेकर NCST द्वारा की गई कार्रवाई में साल दर साल काफी कमी आती रही है। 2019 से 20 के दौरान निपटाए गए मामले थे 1558, जो 20 और 21 में घटकर रह गए 533। 21-22 के दौरान केवल 368 मामलों का ही निपटारा किया जा सका था। ध्यान देने वाली बात यह है कि 2021 और 22 के दौरान आयोग ने जिन मामलों पर कार्रवाई की उनमें सबसे ज्यादा मामले राजस्थान में रिपोर्ट किए गए थे। जहां एक तरफ मामलों का निपटारा नहीं हो रहा तो वहीं अत्याचारों की संख्या में बढ़ोतरी की जा रही है। 6 फरवरी 2023 को संसद के विशेष बजट सत्र के दौरान भाजपा में लोकसभा सदस्य अजय निषाद ने आदिवासी के खिलाफ दर्ज किए गए अत्याचारों के बारे में जानकारी मांगी। इस पर सरकार ने राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB के आंकड़ों के आधार पर डेटा दिया। साल 2019 में कुल 7570 मामले दर्ज किए गए थे। 2020 में बढ़कर ये मामले हो गए 8272 और 2021 में 8802 हो गए। इंपॉर्टेंट ये है कि 2019, 20 और 21 में क्रमशः 1148, 605 और 824 लोगों को ही दोषी ठहराया गया। कहीं से खबर आई कि आदिवासी के मुंह पर पेशाब कर दी और करने वाला भाजपा का नेता निकला, तो राजस्थान में कुएं से पानी भरने पर एक आदिवासी को लिंच कर दिया गया। ये विषय अपने आप में काफी बड़ा है, इस पे अलग से वीडियो भी बनाया जा सकता है। इसके अलावा आपने कहा कि आपने शौचालय बनवाए हैं, तो एक सर्वे किया गया। पिछले साल नवभारत टाइम्स में छपी एक रिपोर्ट में बताया गया सिर्फ 42% शहरी लोग ही मानते हैं कि उनके शहर या जिले में पब्लिक टॉयलेट्स की अवेलेबिलिटी में सुधार हुआ है, लेकिन 52% ने संकेत दिया कि पब्लिक टॉयलेट्स की स्थिति में कोई सुधार नहीं हो सका। सर्वे के मुताबिक 37% ने पब्लिक टॉयलेट्स को एवरेज की कैटेगरी में रखा, 25% ने इन्हें बिलो एवरेज बताते हुए कहा कि मुश्किल से चालू स्थिति में मिलते हैं, 16% ने उन्हें डेंजरस और 12% ने सार्वजनिक शौचालय को इतना खराब बताया कि वे इनका इस्तेमाल करने के लिए गए लेकिन उपयोग किए बिना बाहर आ गए। रिपोर्ट में बताया गया कि पिछले 3 सालों में लोकल सर्कल्स पर बड़ी संख्या में लोगों ने जो बड़ा मुद्दा रखा है वो उनके क्षेत्र, जिले या शहर में पब्लिक टॉयलेट्स की स्वच्छता, साफ सफाई और रख रखाव की कमी है। सर्वे के मुताबिक 68% मानते हैं कि वे पब्लिक टॉयलेट्स में जाने के बजाय किसी रेस्टोरेंट में जाना पसंद करेंगे। हैरानी होगी कि इस सर्वे में शामिल केवल 10% लोगों ने पब्लिक टॉयलेट्स को अच्छी स्थिति में बताया। ये आंकड़े और भी खराब हो सकते थे क्योंकि इस सर्वे में 31% महिलाओं ने ही हिस्सा लिया था। अगर ज्यादा महिलाएं हिस्सा लेती तो ये आंकड़े और भी खराब हो सकते थे। और ये जो टॉयलेट आपको तस्वीर में दिख रहा है ये तो आपने देखा ही होगा अपने घर के आसपास, देखा होगा तो स्थिति के बारे में भी पता ही होगा। ये प्लास्टिक के डब्बे किसी काम के नहीं निकले, सिर्फ पैसे की बर्बादी हुई और कुछ हासिल नहीं हो सका। सीमेंटेड टॉयलेट्स में आधे से ज्यादा पर तो ताला लटका हुआ मिलता है। कागजों पर तो सब कुछ शौच मुक्त घोषित हो चुका है, लेकिन सच्चाई जमीन पर रहने वालों को पता है। 7:16 पर मोदी जी कहते हैं कि उनकी सरकार ने संविधान में जितने भी संशोधन किए हैं उन्हें लेकर वो काफी गौरवान्वित महसूस करते हैं। यहाँ मुझे बाबा साहब अंबेडकर की वो बात याद आ रही है जो उन्होंने संविधान बनने के बाद नवंबर 1949 में कही थी, संविधान चाहे जितना अच्छा हो वह बुरा साबित हो सकता है यदि उसका अनुसरण करने वाले लोग बुरे हों। ये कौन कह सकता है कि भारत की जनता और उसके दल कैसा आचरण करेंगे? अपना मकसद हासिल करने के लिए वे संवैधानिक तरीके अपनाएंगे या क्रांतिकारी तरीके? यदि वे क्रांतिकारी तरीके अपनाते हैं तो संविधान चाहे जितना अच्छा हो, यह बात कहने के लिए किसी ज्योतिषी की आवश्यकता नहीं कि वह असफल ही रहेगा। आपने अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा तो दिया, लेकिन ओबीसी आरक्षण पर जितना हमला आपने किया
उसे याद कर लेना अब जरूरी है। यूपी में 69,000 भर्ती में आरक्षण मारा गया। आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी दिल्ली समेत टॉप 5 आईआईटीज में ओबीसी की फैकल्टी आरक्षित सीटों के हिसाब से जितनी होनी चाहिए उतनी है नहीं। और आईआईटी ही क्यों, लगभग हर केंद्रीय विश्वविद्यालय का हाल यही है। अभी यूपी पुलिस परीक्षा का रिजल्ट घोषित किया गया, जिसमें ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 187 और ओबीसी की 199 चली गई। और ईडब्ल्यूएस से याद आया, 10% आरक्षण अगर आर्थिक रूप से कमजोरों को दिया गया, उसमें बाकी ओबीसी, एससी, एसटी और अल्पसंख्यकों को क्यों नहीं रखा गया? उनको तो सामाजिक छुआछूत और पिछड़ेपन पर आरक्षण देने की बात हुई थी, जिसमें बीजेपी सरकार पिछले 10 सालों से सेंध लगाने में कामयाब हो गई है। संयोगवश याद आया कि ईडब्ल्यूएस एक्ट पास करने के लिए आपने ही एक संविधान संशोधन किया था, तो ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा देने मात्र से आप उनके शुभ चिंतक कैसे हो गए? अगर एक मंत्रालय अलग से बना होता ओबीसी के लिए तो क्या बेहतर नहीं रहता? लेकिन भाजपा ने ये मांग ठुकरा दी। हमने हालांकि 1-2 परीक्षा की ही बात की, लेकिन ऐसी कितनी ही परीक्षाएं हैं जहां ओबीसी की कट ऑफ जनरल के बराबर और ईडब्ल्यूएस से अधिक जा रही है। यानी अब प्रजापति को 160 नंबर पर नौकरी नहीं मिल रही, लेकिन शर्मा जी के लड़के को 140 पर ही मिल जा रही है। जहां तक बात है संविधान में संशोधन पर गर्व करने की, तो ईडब्ल्यूएस पर गर्व करने की बजाय भाजपा को पूरे बहुजन समाज से माफी मांगनी चाहिए। जब एससी एसटी एक्ट में अभद्र भाषा का उपयोग और 4 दीवारी के अंदर की गई जाति सूचक गालियों के इस्तेमाल को मुकदमे के लिए अपर्याप्त कर दिया जाता है, उसके लिए माफी मांगनी चाहिए। आप बात ओबीसी के एम्पावरमेंट की करते हैं और जाति जनगणना कराने से आप मना करते हैं। कोई जवाब है? 7:13 पर मोदी जी ने कहा कि 90 के दशक में कई माननीय सदस्य घूस लेते हुए पकड़े जा रहे थे। कांग्रेस के लिए सत्ता की भूख ही उसकी पहचान है। मैं यहां आपको याद दिलाना चाहता हूं, सन 2001 भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण जब एक फर्जी रक्षा मामले में तहलका स्टिंग ऑपरेशन में 1 लाख की घूस लेते पकड़े गए थे। ये कितनी शर्म की बात थी। बात राष्ट्र की सुरक्षा की थी और आपकी पार्टी के अध्यक्ष घूस ले रहे थे। इसी मामले में उन्हें इस्तीफा भी देना पड़ा था और उन्हें सजा भी हुई। इतना ही नहीं, उसी साल वाजपेयी सरकार कारगिल युद्ध में मारे गए शहीदों के लिए जो ताबूत अमेरिका से मंगा रही थी, उसको लेकर भी आप पर आरोप लग रहे थे। विपक्ष का आरोप था कि $85 का एक ताबूत एनडीए सरकार ने $2500 से ज्यादा में खरीदा था और जॉर्ज फर्नांडिस जो तब के रक्षा मंत्री थे, उनके इस्तीफे की मांग भी उठ रही थी। फिर आपकी सरकार आई और कह दिया गया कि ऐसा कोई घोटाला हुआ ही नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये माना, जबकि प्रारंभिक जांच में गड़बड़ी देखी गई थी। और 7:02 पर मोदी जी आपने हद ही कर दी ये कहकर कि आप देश में धर्मनिरपेक्षता को बहाल कर रहे हैं। बस आज की वीडियो में इतना ही। आप मुझे छुट्टी दे दें और मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।